गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल मोहित कश्यप में, जहां पर ज्योग्राफी 12th क्लास का एनसीईआरटी चल रही है और कोरोना इफेक्ट के कारण आज फिर से जो लॉकडाउन की डेट है उसको एक्सटेंड किया गया और 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। तो कोरोना इफेक्ट अभी जारी है और आने वाले 15-20 दिन तक भी इसका दूर दूर तक कोई आशा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, इन निराशाओं के माहौल में शिक्षा को लेकर हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। खासकर ज्योग्राफी का तो कोई नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये आपकी लेक्चर सीरीज में ही एक अगला क्रम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 से पॉपुलेशन कंपोजिशन में फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ। तो आज के हमारे जो टॉपिक होंगे वो टॉपिक होंगे, सबसे पहले होगा रूरल अर्बन कंपोजिशन, रूरल अर्बन कंपोजिशन, लिटरेसी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये 3 मेजर पॉइंट होंगे, ये 3 मेजर हेडिंग्स या टॉपिक्स के लीजिए। एक छोटा सा एक और टॉपिक होगा एजिंग। क्या है? एजिंग पॉपुलेशन। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम सबसे पहले 5 मिनट में निपटा देंगे। तो ये मेजर जो टॉपिक है वो ये है, और एक माइनर टॉपिक है एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, वृद्ध होती जनसंख्या की हम लोग बात करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन 3 टॉपिक्स पे, रूरल अर्बन कंपोजिशन, लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इन सभी टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर का पहला वाला लेक्चर नंबर 2 है। एक बार फिर से देखेंगे आप, यहाँ लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, लेकिन इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसके अंदर हमने सेक्स, एज, कंपोजिशन, एज, सेक्स, पिरामिड, एज स्ट्रक्चर, इन सब पर हमने बात कर ली है। तो इस लेक्चर को समझने से पूर्व आपको लेक्चर नंबर 1 जरूर समझना है, तभी आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम और चैप्टर का एक ओवरव्यू, जो मैं कहता हूं हर चैप्टर को शुरू करने से पहले की पिक्चर देखने से पहले टेलर देखना जरूरी है, इसी प्रकार आपको पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले जो चैप्टर का पहला लेक्चर होता है, स्टार्टिंग होता है, वो देखना जरूरी है, ताकि आप उस चैप्टर के सभी कैरेक्टर, सभी टॉपिक से पूरी तरह से वाकिफ हो जाएं। जिस तरह से टेलर देख के आपको अंदाजा लग जाता है कि पिक्चर में क्या क्या होने वाला है, एक छोटा मोटा आइडिया, एक ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप हर एक चैप्टर का पहला लेक्चर जरूर देखें। मैंने आपसे पहले भी ये बात कह रखी है, तो इस चीजों को आप फॉलो करें। और तो आपने पहले लेक्चर में देखा एज, सेक्स, पिरामिड, क्यों डेमोग्राफी डिविडेंड हमें जरूरी है, एज क्या, एज और सेक्स के बीच में जो हमने कोऑर्डिनेशन देखा, एज पिरामिड में जो देखा, वो सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इन तीनों टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम इस पर एजिंग पॉपुलेशन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगे उसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जो भाई बहन हैं, दोस्त हैं, मित्र मंडली है, उनको बताइए कि आप ज्योग्राफी को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उनको टॉपिक समझ हो जाएगी, क्योंकि वो समय ना बर्बाद करे, क्योंकि स्कूल अभी खुलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, दूर दूर तक कोई आशा नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आज का जो एक माइनर टॉपिक है उसको ले लेते हैं, एजिंग। क्या है? एजिंग पॉपुलेशन। हिंदी में इसे हम कहेंगे वृद्ध होती जनसंख्या है, वृद्ध जनसंख्या है। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब है वृद्ध होती संख्या, वृद्ध होती जनसंख्या या वृद्ध जनसंख्या। देखिए, वृद्ध जनसंख्या का अनुपात ज्यादा कहां पर होगा? अनुपात जो है वो ज्यादा कहां होगा? वह वहां पर ज्यादा होगा जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। जीवन प्रत्याशा की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, उसका अर्थ बताया था कि कुल जनसंख्या में एक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जीवित
रहता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, कि औसत आयु, एवरेज एज कितनी है, ये क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जिस देश में एवरेज एज ज्यादा होगी 90, जैसे हम लोग कितनी है भारत में 65 प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अफ्रीकन कंट्रीज में इससे कम है, ठीक है। विकसित देशों में हम जाएंगे, यूरोपियन देशों में जाएंगे, वहां ज्यादा है, जापान में सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि वहां 90 प्लस है। तो जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी वहां पर वृद्ध जनसंख्या का अनुपात ज्यादा होगा। और वृद्ध जनसंख्या का मतलब हम साफ साफ बोलते हैं कि जब 60 से ऊपर हो जाते हैं तो वो एक निर्भर जनसंख्या है, एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो इकोनॉमी प्रोडक्शन में साथ या इकोनॉमी प्रोडक्शन में कोई भी क्या पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहां ज्यादा होगी वहां पर वृद्ध होती जनसंख्या भी ज्यादा होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा होगी, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी, हाई होगी, और हाई के साथ साथ एक्सेसिबल भी होगी, पहुंच भी होगी। ये नहीं कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज तो बहुत ज्यादा है या मेडिकल फैसिलिटीज की गुणवत्ता अच्छी है, परंतु उस गुणवत्ता के साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ उस क्वालिटी को हमें एक्सेस भी करवाना है, उपलब्धता भी करवानी है देश के हर वर्ग, समाज के हर व्यक्ति तक। यानी कि वृद्ध जनसंख्या का मतलब क्या है, जहां पर निर्भर जनसंख्या यानी कि 65 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा है, वो है क्या है, वृद्ध होती जनसंख्या। वृद्ध होती जनसंख्या का अनुपात कहां ज्यादा होगा, उन देशों में जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब मैंने आपको बताया कुल औसतन जीवन, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन से देश में ज्यादा होगी, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज की क्वालिटी हाई होगी और एक्सेसिबल भी होगी, पहुंच भी होगी। तो ये एक छोटा सा एक कंसेप्ट कह लीजिए जो एजिंग का था, ठीक है ना। तो जहां पर ये सब चीजें होंगी वहां पे वृद्ध होती जनसंख्या का अनुपात होगा। इसका एक अच्छा उदाहरण मैंने बताया जापान में, ठीक है। तो ये एजिंग पॉपुलेशन का एक कंसेप्ट था जो कि एक बॉक्स में आपके एनसीईआरटी में था। देखिए मेरा पूरा का पूरा कोशिश है कि आप बोर्ड ओरिएंटेड, सीबीएसई ओरिएंटेड पढ़ाया जाए। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं एजिंग पॉपुलेशन के, और भी बहुत सारे, मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन मैं देखिए आपको ज्ञानी बनाना तो एक जरूरी है ही कि हम आपको ज्ञानी बनाए, बहुत सारा ज्ञान दें, परंतु एक लिमिटेशन है हम लोगों की ना। अगर मैं इस एजिंग पॉपुलेशन पे तो एक महीने में एक एजिंग पॉपुलेशन ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, बट मुझे कितना देना है और आपको उसकी कितनी आवश्यकता है। सारा खेल किसका है, डिमांड और सप्लाई का। कितनी डिमांड है और हमें कितना सप्लाई करना है, क्योंकि मार्क्स आपको लेने हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सीबीएसई ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा जिसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। तो पॉपुलेशन जो एजिंग पॉपुलेशन है उसमें उतना ही है। तो आज का रियल, ठीक है, आज का रियल जो हमारा आज का था टॉपिक, उस पर हम बात करना शुरू कर रहे हैं आप, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन ये है आज का मेजर टॉपिक। इससे पहले भी एक टॉपिक था, ठीक है, इससे पहले भी एक टॉपिक हमने कर लिया है। सबसे पहले रूरल अर्बन कंपोजिशन क्यों पढ़े हम, क्या सिग्निफिकेंट है इसका, क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों जरूरी है ये। सबसे पहला बात इसमें हमारे यही समझ आता है कि क्यों हम इसको पढ़ें। दूसरा, हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन को रूरल अर्बन में क्यों क्लासिफाई किया है, व्हाई वी क्लासिफाई इट। दो वर्ड्स या दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं हमारे पास दो क्वेश्चन निकल कर आए हैं कि रूरल अर्बन, चैप्टर का नाम पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमने पॉपुलेशन को रूरल अर्बन में क्यों बांटा, पहले तो क्यों, ठीक है, क्यों हमने रूरल अर्बन किया, फिर क्या है, यहां हम कह सकते हैं कि ये क्या है, और फिर वाई, क्यों हम कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। हमने इसको रूरल अर्बन में क्यों बांटा, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, और रूरल अर्बन में ही क्यों बांटा। कोई और भी हम मेजर्स ले सकते थे, ठीक है ना। चलिए इसको हम एक बार
देखते हैं कि हमने इसे क्यों किया है। ठीक है, देखिए रूरल अर्बन, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, एक्चुअली इसका क्या है, महत्व क्या है, यहां पर सिग्निफिकेंट हमें बताना है। देश के अंदर मेजर, देश के अंदर दो क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, रूरल और अर्बन। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हम इसको कास्ट भी बांट सकते थे, है ना, कास्ट बेस्ड, अपर कास्ट, अपर लोअर कास्ट कंपोजिशन हो सकता था, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स नहीं हो सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि कास्ट से इकोनॉमी का नहीं पता चलता, कास्ट से सोशल स्ट्रक्चर का नहीं पता चलेगा हमको, बट रूरल अर्बन से बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी, बहुत सारे डिफरेंट होंगे। तो हमने इसका महत्व सबसे पहले तो हमारा यही है कि हम इसमें रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं, उनकी विशेषताओं को देख सकते हैं, उनकी क्वालिटीज को देख सकते हैं। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया ही था कि पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब ही यही है कि हम पॉपुलेशन की क्वालिटी देखेंगे, डेंसिटी, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्वांटिटी बताएगी, कंपोजिशन हमें क्वालिटी बताएगा। तो रूरल अर्बन क्या है, अपने आप में एक क्वालिटी बताएगा। ठीक है, तो भाई व्हाई वी क्लासिफाइड इट, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में अंतर है, ये दोनों अलग है। अलग है, क्यों अलग है, क्या अलग है, ये क्यों अलग है, और हम कह सकते हैं क्या ऐसा क्या है रूरल में जो अर्बन में नहीं है, और जो अर्बन में है वह रूरल में नहीं है। सबसे पहले जो अलग है वो है लाइफ स्टाइल। सबसे पहला जो अलग है वो है लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। जीवन शैली अलग है, और जब जीवन शैली अलग होगी तो ये स्वाभाविक है कि यहां पर दोनों ही पॉपुलेशन की क्वालिटी में अंतर है। लाइफ स्टाइल क्या है, क्वालिटी है ना। देखिए यहां जो भी मैं पॉइंट लिखूंगा वो क्वालिटी होगा, ठीक है ना, वो सारा आपकी गुणवत्ता को बताएगी। तो यहां पर जीवन शैली में दोनों की क्वालिटी में अंतर है। यहां पर हम इंफीरियर और सुपीरियर की बात ही नहीं करेंगे। कहीं हम कोई दिमाग में ये लेके चल रहा होगा कि रूरल एरिया में लाइफ स्टाइल बहुत बेकार होता है और अर्बन में बहुत अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल तो एडेप्टेशन है। कुछ लोग सोच रहे होंगे रूरल मतलब ट्रेडिशनल, रूरल मतलब बैकवर्ड, नथिंग, ऐसा नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सोच को यहीं रोक दीजिए, यहीं कंट्रोल कर दीजिए, उस सोच को या तो आप बदल लीजिए, ठीक है। क्योंकि लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ जब हम कहते हैं यार उसका लाइफ स्टाइल बड़ा अच्छा है या इसका लाइफ स्टाइल बहुत बेकार है, अच्छा और बेकार हम क्यों कह रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइफ स्टाइल एक्चुअल में समायोजन है। लाइफ स्टाइल क्या है, समायोजन है, एडेप्टेशन है, एडेप्ट किया है, ठीक है ना। रूरल एरिया में रूरल की ज्योग्राफिकल कंडीशन, रूरल की इकोनॉमिक कंडीशन, रूरल की सोशल कंडीशन, रूरल का कल्चर, एनवायरमेंट, समझ लो, उन सभी कंडीशंस का जो रिफ्लेक्शन है, उस कंडीशन का जो परिणाम है वह लाइफ स्टाइल, ठीक है। अब देखिए रूरल का लाइफ स्टाइल कैसा है, यह आपको बताने की मेरे को शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहे होंगे, वहां रहे नहीं तो वहां गए होंगे, कहीं ना कहीं आपने कांटेक्ट रहे होंगे रूरल एरिया से, क्योंकि आज भी हम 71% भारतीय जनसंख्या कहां रहती है, रूरल में रहती है। तो 71% जनसंख्या एक बहुत बड़ा पोर्शन है, और ये पोर्शन बताता है, ये पोर्शन बताता है कि भारत कहां बसता है, गांव में। भारत का एक्चुअल इंडिया क्या है, एक्चुअल इंडिया भारत है। भारत और इंडिया दोनों में अंतर है। तो भारत का जनसंख्या क्या है, 71% गांव में।
और जहां 71% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है और वहां पर हम ये कह दें कि ग्रामीण और रूरल का जो लाइफ स्टाइल है वो बैकवर्ड है, ये नाइंसाफी है उन 71% जनसंख्या के लिए। वो बैकवर्ड नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है किसी भी चीज का। आज मैंने हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन। बट अगर मैं अभी जनवरी में ले रहा होता तो जैकेट स्वेटर्स पहन रहा होता, ठीक है ना। तो ये लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है ना। लाइफ स्टाइल में क्या आता है हमारा, हम कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, वे ऑफ थिंकिंग क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारी विवाह पद्धति क्या है, हमारा त्योहार क्या है, ये सारे का सारा क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल ही तो है। समझ रहे हो। तो भाई जो लाइफ स्टाइल है वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस का है। कल्चर क्या है, एक्चुअल में ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी ही है कल्चर, ठीक है ना। कल्चर का मतलब ज्योग्राफी। अब देखिए बहुत सारे हम लोग धार्मिक चीजों को लेकर भी हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उस पर कभी और चर्चा करेंगे हम, लेकिन अभी ठीक है इस पर ही हम रहते हैं। बहुत बड़ा देखिए, बहुत वाइड है। जैसे जैसे आप लेयर खोलते हैं ना ज्ञान की, तो आप बिल्कुल डीप में जाएंगे, बिल्कुल आपको जो कोर एरिया है वो आप टच कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं कि हम, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जीवन शैली से हम दोनों चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो और जीवन शैली को समझेंगे। तो जीवन शैली कैसी है रूलर की, सबसे पहले हम कह सकते हैं जीवन शैली रूलर की बहुत ज्यादा डायनामिक नहीं है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है, यानी स्थिर है। उस स्थिर का मतलब ये नहीं कि वो रिज्ड है, वो बदलेगी नहीं, बदलेगी, उसमें डायनामिक, उसमें वह गतिशील होगी, मगर चेंजेस बड़े स्लो होंगे, ग्रेजुअली चेंज होती है। लेकिन आप देखिए इसमें भी क्या है, वेरिएशन है। 20 साल पहले गांव में चेंज का रेट देखिए ना आप, चेंजिंग रेट ऑफ सोशल कंडीशन या लाइफ स्टाइल। जीवन शैली वहां पर बहुत ज्यादा स्टेबल है। आप देखिए नगरों में क्या है कि भाई हर चीज टाइम से होगी। आपको ऑफिस जाना है, मेट्रो कितने बजे की है, अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस कितने बजे का है। महानगर है, मुंबई में आप चले जाइए, वहां तो पूरी की पूरे जो एक 80 से 90% जनसंख्या है ना, वो बिल्कुल टाइम करेक्ट चलती है। क्योंकि वहां जितने भी कामगार हैं, जितने भी वर्कर हैं, वो सभी किससे ट्रेवल कर रहे हैं, लोकल ट्रेन से। और लोकल ट्रेन बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग से चलेगी। तो सब लोग, अगर आप मुंबई में टाइम बताएंगे ना कि 1 बज गया और बजाय 1:10, तो ये गलत टाइम है। उनको 10-10 मिनट पे अपने मूवमेंट पे ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या है, वो बहुत ज्यादा गतिशील है। अर्बन क्या है, अर्बन डायनामिक है। अर्बन क्या है, डायनामिक है, गतिशील है, मूवेबल है। और रूरल में क्या है, स्टेबल है। ठीक है भैया कर लेंगे, 4 आदमी बैठे हुए आराम से। रूरल एरिया का जीवन शैली बड़ा शानदार है। वहां पे मौज है, वहां पे बहुत टेंशन नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। भाई डेवलप करना है, मेरा ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, मुझे प्रमोशन क्यों, अरे उनको नहीं, उनको टेंशन नहीं है। उनको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। गप्पे लगा रहे हैं, हुक्का चल रहा है, 4 इधर बातें चल रही हैं, 2 उधर बातें चल रही हैं। हाँ मिश्रा जी, हाँ शुक्ला जी, हाँ यादव जी, यही सब चल रहा है वहां पर। उनको कोई टेंशन नहीं है, खुश है वो। उनको कोई ज्यादा दिक्कत, यहाँ पे मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, अरे यार मेट्रो छूट गई है, मुझे जल्दी पहुंचना है। ये क्या है कि यही अंतर है सोशल, जो हम बोल रहे हैं लाइफ स्टाइल का, ठीक है ना। और डायनेमिक और स्टेबिलिटी ये हर चीज में है, केवल नेचर में नहीं। वहां के फैशन में देखिए आप, खान पान की व्यवस्था में देखिए। अब देखिए अब वहां पर धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है। वेशभूषा में आप देखिए, यहाँ पे क्या है, हर 4 महीने बाद क्या होता है, अर्बन एरिया में स्टाइल बदल जाता है। ठीक है, पहले बेल बॉटम और नैरो और पता नहीं क्या क्या सब पहनते थे। अब देखिए अब 6 महीने बाद एक अलग फैशन आ जाएगा। लेकिन वहां पे क्या है, एक फैशन चला और 1.5-2 साल आराम से खिंच जाता है। अब देखिए गांव में भी जींस आ गई है, ठीक है। कभी मैंने देखा गांव में व्यक्ति है जींस पहन रखा है, जींस सुबह जींस पहना हुआ है, खेत में भी जींस पहन के जा रहा है, हल भी जींस पहन के चला रहा है, रात को जींस पहन के ही सो गया। ठीक है, तो भाई वहां पर भी ये सारी चीजें पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी थोड़े थोड़े अंतर है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब यहाँ बिल्कुल ये नहीं कि वो चेंज ही नहीं हो रहे, चेंज हो रहे हैं, मगर रेट ऑफ चेंजिंग बहुत कम है।
और केवल वेशभूषा ही नहीं, भाषा को हम देखेंगे और उनके पूरे के पूरे जीवन शैली को। तो एक अंतर ये है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने इसको क्लासिफाई किया है। अब दूसरा अंतर क्या है? सोशल कंडीशन। दूसरा अंतर क्या है? सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन में क्या है? अब देखिए, वहां पर सामाजिक जुड़ाव ज्यादा है। ठीक है ना, सोशल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। और यहां पर क्या है? एकांत है। ये सोशल कंडीशन ही नहीं हमारी। वहां आप देखिए, वहां आपको आपके या तो बिरादरी से, आपकी कास्ट से जान रहे होंगे, आपके हाँ भाई किसका है तू, किसका का मतलब आपके पिता का नाम, ठीक है, तो आपके पिताजी के नाम से, आपके दादाजी के नाम से जान रहे होंगे। सोशल एक कहीं ना कहीं हम एक सोसाइटी के एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है पूरा गांव, पूरे छोटे टाउन में भी यही है वहां पर। तो सोशल कंडीशन क्या है? रूलर की क्या है? सामाजिक जुड़ाव है। पूरे गांव में आपको कम से कम 500 लोग जानते होंगे, ठीक है। अभी मैं शादी में गया कोटा में, फ्रेंड की शादी थी, तो वहां मैंने देखा, तो वो एसपी हैं, बन चुकी हैं फ्रेंड है, तो मैं गया शादी में। और जब मैं बात कर रहा कि कुछ दोस्त भी थे कि भाई कितने लोग आएंगे शाम को, तो वो कहने लगे 5000। भाई मतलब 5000 शादी में आ रहे हैं? 5 तो कम है, हमने कई लोगों को बुलाया नहीं है इसलिए 5000 आ रहे हैं, वैसे तो 7-8 हजार होता है। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो भाई? कह रहे हाँ, मतलब अगर गांव में 5-7 हजार, मैंने कहा यार ये शादी होगी कि भंडारा होगा, सैलाब है। बोले अरे भैया आप देखिए ना, शाम को देखिए आप, जन सैलाब होगा पूरा का पूरा। तो जो फार्म हाउस था वहां गए, दिन में, हम तो पहले दिन में ही पहुंच गए थे, तो खाना वाना खाया था, लंच किया, तो हमने कहा यार यहाँ आ जाएंगे? कह रहे हाँ देखिएगा। शाम को हम तैयार, सच में जन सैलाब था। तो क्यों? सामाजिक जुड़ाव है। पूरे के पूरा गांव को आपको न्योता देना है, पूरी सोसाइटी आपकी जुड़ी हुई है। दिल्ली में आप शादी करिए, जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग है, उसमें आप देखेंगे 500-700। मैंने कहा हमारे यहाँ तो 500-700 बहुत होता है। कह रहा है यहाँ तो बर्थडे पार्टी में आते हैं 500-700। तो भाई ये एक सामाजिक जुड़ाव जो हम देखते हैं कहाँ? रूरल एरिया में। और अर्बन में देखिए एकांत, आपके बगल वाले फ्लैट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग रह रहे हैं। ये क्या है? ये अर्बन कल्चर, ये अर्बन सोशल कंडीशन, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट थिंग्स। अर्बन और रूरल एरिया में डिफरेंट कंपोजिशन है। और क्यों हमने कंपोजिशन डिफरेंट किया है, क्यों क्लासिफाई किया है? क्योंकि लाइफ स्टाइल अलग है, क्योंकि सोशल कंडीशनिंग अलग है। तीसरा, इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन भी अलग है, या इकोनॉमिक कंडीशन हैशटैग एक्टिविटीज, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये तीसरा पॉइंट है। ऑब्वियसली अर्बन और रूरल, अर्बन हम किसी क्षेत्र को क्यों कह रहे हैं? अर्बन किसी क्षेत्र को हम क्यों कह रहे हैं और रूरल किसे कह रहे हैं? अर्बन की डेफिनेशन हर एक देश में अलग अलग होती है। जैसे भारत की जनगणना के अनुसार भारत में अर्बन क्या है? जहां पर 5000 जनसंख्या है, जहां पर 75% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर या नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज लगी हुई है, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या है? इंगेज्ड है। ये जो इसके अलावा डेंसिटी भी है, वो डेमोग्राफी और भी दे रखा है उन्होंने। एक तो डेमोग्राफिकल 5000 है, इसके अलावा भाई जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 होना चाहिए, ठीक है। 75% पॉपुलेशन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में लगी हुई है, तो ये अर्बन भारतीय जनगणना के अनुसार कहा जाता है, ठीक है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये अलग अलग है। डेवलप मतलब अदर्स डेवलपिंग कंट्रीज में अलग, डेवलप कंट्रीज में, सब कंट्रीज में ये अलग अलग होगा। ये हम भारत के अनुसार बता रहे हैं केवल, ठीक है। तो भाई इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी क्या है? डिफरेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? डिफरेंट है।
क्या होता है, रूरल में क्या हो रही है, 90% जो एक्टिविटीज है वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज। वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब एग्रीकल्चर से है, प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब माइनिंग से है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब जो भी नेचर से रिलेटेड, जो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप खनन कर रहे हैं, आप पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जो बिल्कुल हम एग्रीकल्चर के किसी न किसी डायमेंशन से जुड़े हुए हैं, या फिर सीधा प्रकृति से हम लोग ले रहे हैं, वनों को काटना है, खनन करना है, मछली पालन करना है, वो सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज। तो रूरल एरिया में हम एक्टिविटीज को भी देखेंगे तो ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट ज्यादा वहां पर होगा, जबकि अर्बन एरिया में हम देखते हैं वहां पर सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्वाड्रंटरी है, और आगे फिफ्थ, ठीक है। यानी कि हम इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी में क्या है, इंडस्ट्री, ये है, आगे जाके हम बताएंगे अभी आपको कि सारी प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है, ठीक है। तो यहां पर अर्बन में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है, इंडस्ट्री है, टर्सरी सर्विस सेक्टर होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है यहाँ पर, ठीक है ना, मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम हो रहा है, परिवहन संचार सुविधाएं हैं, ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं क्या, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाड्रंटरी। और अर्बन एरिया में ये सारी एक्टिविटीज है, और जबकि रूरल एरिया में 90% प्राइमरी एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर भी क्या है, अंतर है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा अंतर, इसके अलावा एक बहुत बड़ा अंतर होगा जो जिसके सब पॉइंट्स होंगे, ठीक है। वो अंतर क्या होगा, डेमोग्राफिक। वो अंतर क्या होगा, डेमोग्राफिकल डिफरेंस। कौन सा पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट है, डेमोग्राफिकल डिफरेंस कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। डेमोग्राफिकल डिफरेंस या फिर फीचर्स कह लो, डेमोग्राफिकल फीचर्स में अंतर, तीन अंतर, इससे पहले हमने तीन अंतर कर लिए हैं, इससे पहले हमने तीन अंतर हमने कर लिए हैं। क्या अंतर किए हैं, पहला अंतर जीवन शैली, दूसरा अंतर सामाजिक, सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति, परिस्थिति, तीसरा आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, चौथा जननकीय। मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे सारा, ठीक है ना, डेमोग्राफी। तो ये तीन हमने कर चुके हैं, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब हम करेंगे डेमोग्राफिक फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो अर्बन और रूरल को हमने क्लासिफाई इसीलिए किया है क्योंकि इसके डेमोग्राफिकल फीचर्स बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला अंतर क्या आएगा आपका, एज एंड सेक्स कंपोजिशन, एज एंड सेक्स कंपोजिशन, ठीक है। आपके बुक में डायग्राम नंबर 3.4 होगा, आपकी बुक में डायग्राम नंबर 3.4 होगा, कंपाउंड बार ग्राफ बना होगा, दो बार ग्राफ बने हुए होंगे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से दो बार ग्राफ इस तरीके से बने होंगे, उसे देखिएगा आप अभी, ठीक है। जिसमें जिम्बाब्वे, कनाडा, जिसमें जिम्बाब्वे होगा, कनाडा होगा, ब्राजील होगा, नेपाल होगा, फिनलैंड होगा, न्यूजीलैंड होगा, ये सब दे रखा होगा। और क्या दे रखा होगा, प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या। तो ये दो जो कंपाउंड ग्राफ दे रखे हैं, कंपाउंड बार दे रखे हैं, एक तरफ रूरल का दिखा रहा है, एक तरफ अर्बन का दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए रूरल में भी एज और सेक्स कंपोजिशन अलग है, अर्बन रूरल में अर्बन की उपेक्षा आप हम देखेंगे, और इनमें भी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज, इसको भी हम क्या करेंगे, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज। आप देखेंगे जितने भी डेवलप कंट्रीज के बाहर होंगे उसमें, चाहे आप देखिए कनाडा को देखिए, फिनलैंड को देखिए, न्यूजीलैंड को देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे, मैं बना ही देता हूं यहां पर, ठीक है, ज्यादा आसान हो जाएगा।
ठीक है, मैं यहां पर बना देता हूं, सारे नहीं बनाता, दो या तीन बना लेता हूं। ठीक है, जिम्बाब्वे का अब मैं बना के दिखाता हूं आपको। आप इस ग्राफ को देखिए, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। मैंने आपके चार बना दिए, जिम्बाब्वे है, कनाडा है, नेपाल है और फिनलैंड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले हम देखेंगे, और ये 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे ये 1032 है। ठीक है, और यहां मैं आपको पहले डाटा लिख देता हूं यहाँ पे, तो ज्यादा आसानी होगी समझने में। देखिए समझिए इसको क्या है। जिम्बाब्वे, अब ये जो ग्राफ है, जो आपको चेक वाला दिख रहा है, वह अर्बन इलाके का है, अर्बन एरिया का है उस देश में, और जो ब्लैंक वाला है वो रूरल एरिया का है। तो हम सबसे पहले विकसित देशों को देखते हैं। ये कनाडा को हम देख लें और फिनलैंड को देख लें। 1000 पर रूरल एरिया में 1069 है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1069 है, यानी फेवरेबल सेक्स रेशियो है। जबकि अर्बन एरिया में 968 है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकसित देशों में अर्बन इलाके में, शहरों में महिलाओं की संख्या या महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर पुरुष माइग्रेट नहीं हो रहे। मैं जो यहां पर समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि विकसित देशों में अर्बन हो या रूरल हो, एज सेक्स कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आता है। औसतन अंतर नहीं आएगा, एवरेज अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर माइग्रेशन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हो ही नहीं रहा है, और अगर हो भी रहा है
तो केवल और केवल पुरुष माइग्रेट होकर नहीं जा रहे हैं, महिलाएं भी वहां पर माइग्रेट होकर जा रही हैं, क्योंकि वो भी कैपेबल है अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, जॉब करने के लिए। जबकि भारत में, नेपाल में आप देख लें, भारत का मतलब नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वहां पर अर्बन में महिलाओं की संख्या कम होगी, क्योंकि अर्बन इलाके में रूरल एरिया से पुरुषों का माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पुरुषों का माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण रूरल एरिया में तो महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि सारे पुरुष कहां आ गए हैं, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ गए हैं। वो कहां आ गए हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ गए हैं, जिसके कारण जो फेवरेबल सेक्स रेशियो है वो सिटीज में मिलेगा, सॉरी वो कहां मिलेगा, रूरल एरिया में मिलेगा। अनफेवरेबल विकासशील देशों में अनफेवरेबल कंडीशन कहां होगी, जो सिटीज है। समझ में आ गया ना। कनाडा को देख लीजिए, यहां कनाडा में आप देखिए, फिनलैंड में देखिए, जबकि नेपाल में आप देखेंगे उल्टा है, अर्बन इलाके में क्या है, पुरुष ज्यादा है। इसके अलावा देखिए जिम्बाब्वे थोड़ा सा यहां पर अपवाद है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अफ्रीका में क्या है, ट्राइब्स हैं, वहां पर सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है ना। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना होने के कारण अर्बन एरिया में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो लेकिन औसतन, लेकिन हम एवरेज और एक जनरलाइज करें तो यही जनरलाइज और यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि विकसित देशों में डेवलप और डेवलपिंग, ये एक मैं अपवाद नहीं जनरलाइज बोल रहा हूं। डेवलपिंग कंट्रीज में, अर्बन में जो सेक्स रेशियो होगा वो क्या होगा, वह अनफेवरेबल होगा। जो सेक्स रेशियो होगा अर्बन में वो अनफेवरेबल होगा, किनके, विमेन्स, ठीक है। जबकि डेवलप कंट्रीज में, अर्बन में क्या होगा, सेक्स रेशियो फेवरेबल होगा, ठीक है। डेमोग्राफी करा रहे हैं इसीलिए कि अर्बन और रूरल और अर्बन कंपोजिशन से डेमोग्राफी फीचर अलग है, रूरल का अलग है, अर्बन का अलग है। और रूरल अर्बन में भी अगर हम डेवलप और डेवलपिंग के रूरल अर्बन को देखेंगे तो उसमें भी अलग नजर आ रहा है। तो सेक्स रेशियो डेवलपिंग कंट्रीज में सेक्स रेशियो अनफेवरेबल होगा, जबकि रूरल एरिया में क्या होगा, महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्स रेशियो कैसा है, फेवरेबल है, ठीक है। और यहां तो इक्वल ही चलेगा, यहां इक्वल है। डेवलप कंट्रीज में चाहे रूरल में चले जाएं चाहे अर्बन में चले जाएं, वहां पर आपको लगभग फेवरेबल ही मिलेगा दोनों ही जगहों पे। लेकिन यहां पे हम रूरल अर्बन में थोड़ा सा भेद करेंगे, थोड़ा सा अंतर होगा। तो एक पहला जो डेमोग्राफिकल फीचर्स में नजर आता है वह ये नजर आता है। दूसरा देखिए, डेमोग्राफी में एक और अंतर रूरल अर्बन में आ रहा है, बी अंतर जो है वो अंतर आ रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। और आपका अगला टॉपिक भी यही होगा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो लास्ट टॉपिक होगा आज का। तो मैं यहां पर बस छोटा सा यही बता दूं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कि रूरल एरिया में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होगा वो प्राइमरी एक्टिविटीज का ज्यादा होगा, जबकि अर्बन एरिया में जो सेकेंडरी है, द्वितीयक है, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप ज्यादा होगा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी अलग होता है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये बहुत सही है, आप देखिए कितनी भीड़ भाड़ है। पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन आपको बताया, 1 किलोमीटर पर वर्ग में रहने वाले। तो रूरल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। रूरल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, जबकि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सी पॉइंट ये है। डी पॉइंट, डेमोग्राफी फीचर्स में भी डी पॉइंट क्या है, एक और लेवल ऑफ
डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का स्तर। यह आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो विकास का स्तर है अर्बन एरिया में लेवल ऑफ डेवलपमेंट ज्यादा होगा। यहाँ मेडिकल सुविधाएं, यहाँ शिक्षक संस्थाएं, यहाँ पर परिवहन संचार सुविधाएं, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वह सारा ज्यादा होगा कहाँ, अर्बन एरिया में। जबकि रूरल एरिया में क्या होगा, लेवल ऑफ डेवलपमेंट कम होगा। सड़कों, परिवहन के साधन नहीं है, संचार के साधन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं। तो ये अंतर पाया जाता है, ये डेमोग्राफिकल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि लेवल ऑफ डेवलपमेंट डेमोग्राफी का एक पार्ट है, लेकिन पूरी तरह से हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट डेमोग्राफी में अगर कोई कहे कि जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, हम जुड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। यह था रूरल अर्बन कंपोजिशन। अगला हमारा हेडिंग है लेवल ऑफ डेवलपमेंट डेमोग्राफी में इसलिए जुड़ेगा क्योंकि यहां पर हम किसी रीजन का डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी रीजन के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन। यहां पे हम पॉपुलेशन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और जहां भी पॉपुलेशन वर्ड आ गया तो डेमोग्राफी फीचर्स हो गया। तो क्या हो गया, डेमोग्राफी फीचर। तो क्या हुआ, लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी क्या है, डेमोग्राफिकल फीचर्स में। अगला जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक यहां पे खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देते, एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं क्या क्या है। पहला डेमोग्राफी के अंतर्गत सबसे पहला क्या था, सबसे पहला क्या था कि जीवन शैली, दूसरा क्या था सोशल कंडीशन, तीसरा क्या था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चौथा क्या था डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में भी क्या था, सेक्स, एज सेक्स, कंपोजिशन, उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसके बाद लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये ABCD पार्ट थे डेमोग्राफी के फीचर्स में। तो अब हमारा जो पॉइंट्स है और हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है क्या है, साक्षरता। वो क्या है, साक्षरता, लिटरेसी, लिटरेसी, ठीक है। लिटरेट क्या है, लिटरेसी का मतलब क्या है, आपको बताना लिटरेसी का मतलब। हम किस व्यक्ति को साक्षर कहेंगे, अगर कोई बच्चा है, मान लेते 6 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, स्कूल जाता है, क्या वो लिटरेट है, साक्षर है? एक क्वेश्चन है, क्या वो लिटरेट है? नहीं। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा यदि पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो साक्षर नहीं माना जाएगा। साक्षर कौन माना जाएगा, जो 7 वर्ष का बच्चा या 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या का जो अनुपात या प्रतिशत है, यानी कि उस जनसंख्या में 7 वर्ष से अधिक का व्यक्ति होना चाहिए हो, ठीक है ना। यानी कि 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक है, जो पढ़ सकता है कोई भी भाषा की मैं बात कर रहा हूं, जो लिख सकता है और जो बेसिक अर्थमेटिक कर सकता है, जो बेसिक अर्थमेटिक कर सकता है, वो क्या कहलाता है, साक्षर। भारत में ये 2011 की जनगणना बोल रही है, ठीक है। 7 वर्ष से अधिक वर्ष वाला बच्चा जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, बेसिक अर्थमेटिक कर सकता है, वह क्या है, वही साक्षर है। तो ये साक्षरता की डेफिनेशन। और बता दें, ये यूनिवर्सल नहीं है, हर एक देश अपने अनुसार लिटरेसी रेट को नापने के लिए लिटरेसी की डेफिनेशन देता है, ठीक है। भारत के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार लिटरेट का मतलब ये है, ठीक है।
क्यों पढ़े इसे? साक्षरता क्यों पढ़े भाई? जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं आप, सबसे पहले क्यों पढ़े हम इसे? इस टॉपिक में हम क्यों, क्या होगा इससे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंटेंट क्या है, क्यों पढ़े हम इसे? फिर याद करो, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या बताया था मैंने? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। भाई जब कंपोजिशन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो क्वालिटी तो जब ही आएगी ना जब लिटरेट होंगे। तो साक्षरता क्या है? साक्षरता एक मापक है। किसका मापक है? गुणवत्ता का, क्वालिटी का, इसका ही, ठीक है। किसकी गुणवत्ता का? विकास की गुणवत्ता का। भाई किसी देश में विकास डेवलप्ड है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उसको लिटरेसी से नाप सकते हैं। जिस देश में लिटरेसी 10% होगी वो डेवलप नहीं होगा, समझे कि नहीं? डेवलप, अभी इससे अगला टॉपिक, इससे अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हम पढ़ेंगे। तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट को नापा जाएगा तो लिटरेसी, साक्षरता एक बहुत बड़ा मापक होगा, एक बहुत बड़ा मापक होगा, ठीक है। तो विकास को नापने की एक क्या है, ये विकास को मापने का एक मापक है, विकास को नापने का एक मापक है, और गुणवत्ता को नापता है। क्योंकि जिस देश की पॉपुलेशन में क्वालिटी होगी वही साक्षर होगा। अगर साक्षरता नहीं है तो क्वालिटी नहीं है। और क्यों जरूरी है साक्षरता? कार्य कुशलता के लिए, स्किल्स ना, स्किल्स बढ़ते हैं। देखिए एक बात बता दें, साक्षरता से स्किल्स बढ़ेगा ही, ये गारंटी नहीं। साक्षरता और स्किल्स दोनों अलग चीज है। कुम्हार एक मटका बना रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, 7 वर्ष का है नहीं है, डजंट मैटर, मगर उसमें स्किल्स है। मैं पहले बता रहा हूं आपको कि साक्षरता और स्किल्स से आपस में कोई संबंध नहीं है, परंतु वर्तमान समय में ज्यादातर कुशलता को सीखने के लिए हमको साक्षर होना आवश्यक है, ठीक है। फिर से वही कुम्हार का एग्जांपल लेते हैं कि बहुत अच्छा है, एक वो क्या कहते हैं उसको, पॉट बनाता है, वो फ्लावर पॉट होता है ना, वो बनाता है, बहुत सुंदर बनाता है, बहुत शानदार बनाता है, देखने में बड़ा मनमोहक होता है, मगर वो साक्षर नहीं है, लेकिन वो कुशल है, लेकिन वो स्किल है। देखिए स्किल का मतलब केवल ये नहीं कि हमें कंप्यूटर चलाना आता है, फोन चलाना आता है, हमें वेबसाइट चलानी आती है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये नहीं है स्किल। मतलब ये भी स्किल है, मगर केवल यही स्किल है, ये गलत है। आप ड्राइवर है, वो स्किल्स है, ड्राइविंग स्किल्स है, रिक्शा चलाना स्किल्स है, मटका बनाना स्किल्स है, चेयर बनाना स्किल्स है। तो आप चेयर बनाने में बढ़ई को क्या दूं, उसको उसने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना, और नहीं भी पढ़ेगा तो भी वो बना देगा। मगर मान लो कि वो साक्षर नहीं है, कुम्हार की हम एग्जाम्पल ले रहे थे, तो फ्लावर पर बड़ा शानदार बनाया उसने, और बहुत अच्छे से रंग किया, उसको पेंट किया, उसमें बहुत अच्छा बनाया उसने, लेकिन वो साक्षर नहीं है। उसने मेहनत की और उसने उस पर लागत लगाई 5 रुपए, मतलब 5 या 10 रुपए का वो बन के तैयार हुआ उस पर, लेकिन वो साक्षर नहीं है। और एक व्यापारी आता है, उससे 10 रुपए में खरीदता है, 10 रुपए का उसने बनाया, उसको उसने 15 रुपए में उससे खरीद लिया, और वह व्यापारी उस 15 को कहा, उस 15 जो कि कुम्हार से खरीदा, उस 15 को वो 100 रुपए में मार्केट में बेचता है, जबकि वो उसने 85 रुपए कमाए, ठीक है। व्यापारी ने 85 रुपए कमाए उस पे, जो कि उसने मेहनत बहुत कम की, ठीक है। कुम्हार ने अपना स्किल्स लगाया, मेहनत लगाया, उस पर लागत लगाई, तो उसको 5 रुपए मिले, क्योंकि वो साक्षर नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे नगरों के होलसेलर नहीं पता, उसे नगरों में आना है, कौन सी बस पकड़नी है, किस तरह आना है, नहीं। तो कुशलता का, स्किल्स का अगर फायदा उठाना है, स्किल्स को इन डेप्थ ले जाना है, तो हमें साक्षर होना पड़ेगा, ठीक है। तो साक्षरता क्या करती है? कार्य कुशलता को बढ़ाती है, विकास का एक मापक है, जनसंख्या की गुणवत्ता है। तो साक्षरता हमें इसलिए पढ़नी है, ठीक है।
साक्षरता का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। अब मुझे बताइए कि साक्षरता, जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, क्या वह पूरे विश्व में एक जैसा है? अगर भारत में 90% लिटरेसी रेट है तो क्या विश्व के सभी देशों में? नहीं। क्या है? साक्षरता दर में, लिटरेसी रेट में विविधता है या भिन्नता है। ठीक है, भिन्नता के क्या कारण है? भिन्नता के क्या कारण है? यह कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ लिटरेसी। निर्धारक कारक कौन से हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जो साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं कि कहीं ज्यादा साक्षरता है, कहीं कम साक्षरता है? देखिए, मैं इसके आपको ना पॉइंट्स बोल देता हूं। ठीक है, मैं आपको इसके पॉइंट्स बोल देता हूं। आप, बहुत आसान पॉइंट्स हैं, आप इसको खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ऑफ एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। हिंदी में होगा कि शिक्षा क्षेत्र पर व्यय। पहला पॉइंट क्या हुआ? शिक्षा क्षेत्र पर व्यय, कि कितना व्यय करती है सरकार कितना व्यय करती है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेंटर। जो देश ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बजट का ज्यादा पोर्शन शिक्षा क्षेत्र में लगा रहे हैं, वहां पे ये स्वाभाविक है कि साक्षरता दर अधिक होगी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब जहां पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तानाशाही है, जहां पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या कह सकते हैं, भेदभावपूर्ण है, जहां पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पूरी तरह से एक किसी विशेष धर्म से प्रभावित है, तो वहां तो बिल्कुल एकदम साक्षरता का जो दर है वो बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है ना, जहां प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जहां डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, जहां पे प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां पे आप देखिए बहुत अच्छा लिटरेसी रेट होता है। तो दूसरा पॉइंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तीसरा पॉइंट है शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तीसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि शिक्षा संस्थान कहां पर है। अब भारत की स्थिति में अगर हम देखें तो आज देखते हैं हम गांव में इंटर कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं पाए जाते। हायर सेकेंडरी स्टडीज के लिए बच्चों को किसी टाउन में जाना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सेंटर्स है या नहीं है? आज भी बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने यहां दिल्ली में आते हैं, कोचिंग सेंटर्स नहीं, एजुकेशनल सेंटर्स है ही नहीं। ठीक है ना, और ना केवल सिविल सर्विसेज बल्कि सीए की प्रिपरेशन करने, आप लक्ष्मीनगर देखिए, सीए की प्रिपरेशन करने के लिए यहां आ रहे हैं। आप हॉस्टकास्ट चले जाइए, एमटेक के लिए आपको गैट की प्रिपरेशन करने वाले मिलेंगे। तो यहां दिल्ली क्या है, हब बन गए। क्यों? क्योंकि वहां पे कोचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो अगला पॉइंट स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अगला चौथा पॉइंट क्या है? स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन, कि भाई नगरीकरण की अवस्था कौन सी चल रही है। वो देखिए 3 अवस्था है, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक नगरी की अवस्था। हम अभी सेकंड वाले फेज में है। यही कारण है कि हम अभी 70% कहां पर है? गांव में है। तो भाई नगरीकरण कितना हुआ? केवल 30% हुआ, मोटा मोटा। ठीक है, तो भाई नगर जहां पर कम होंगे वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं होंगे, परिवहन के साधन नहीं होंगे, तो लोग कैसे उस चीज को, साक्षरता दर को कैसे बढ़ा पाएंगे जब हमारे पास स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, गाँव में रह रहे हैं। तो यहाँ पर आप नगरीकरण की व्यवस्था, नगरीकरण की अवस्था को भी हम जोड़ सकते हैं। 5वां पॉइंट है समाज में स्त्रियों की स्थिति। समाज में स्त्रियों की स्थिति, कंडीशन ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। देखिए समाज, एक आधा समाज है स्त्री। आप देखेंगे लिटरेसी रेट इन वीमेन और लिटरेसी रेट इन मैन, दोनों में बड़ा अंतर पाया जाता है, 8-8, 10-10% का अंतर। तो हम समाज के एक बहुत बड़े भाग को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, तो उनको भी साथ में लेना होगा। तो जहां पर भेदभाव है, आप गल्फ कंट्रीज में चले जाइए जहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं को
पढ़ने की आजादी नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, वहां पर आप देखेंगे कि वुमेन्स और मेन की लिटरेसी रेट में अंतर आएगा। तो महिलाओं की क्या स्थिति है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसका उदाहरण हम इतिहास से भी ले सकते हैं। आप इतिहास में जहां पर जिस क्या कहते हैं, इतिहास के जिस पोर्शन में प्रोग्रेसिव राजा रहे, साम्राज्य अच्छा रहा, जहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, वहां आप देखिए कि महिलाएं जो है, और महिलाओं ने जहां बराबर का जिनको उनको हक अगर मिले हैं तो लिटरेसी रेट अप रहा। जहां पर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ वहां पर लिटरेसी रेट नीचे आ गया। तो महिलाओं की स्थिति, क्योंकि वो समाज का एक आधा भाग है, डेमोग्राफी का 50% है, तो अगर आप 50% के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी और भेदभाव अगर जैसी समस्याएं होंगी तो वहां पर हम साक्षरता दर को ऊपर नहीं कर सकते। तो साक्षरता दर वहां पर कम पाई जाएगी जहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा अगला, शिक्षा का माध्यम। बहुत सारे कारण हैं, 15-20 कारण हैं, हम 6-7 लिख रहे हैं। शिक्षा का माध्यम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साक्षरता दर को बढ़ाए रखने में और कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। निर्धारक तत्व, इसीलिए हमने कहा निर्धारित कर रहा है। शिक्षा का माध्यम क्या है? अगर शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा है तो आप देखेंगे साक्षरता दर बहुत। जापान को आप ले लीजिए, चाइना को आप ले लीजिए, कि इन्होंने अपनी मातृभाषा पे काम किया और शिक्षा की पद्धतियां और शिक्षा की जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा उनकी जापानीज भाषा में है। हमारे यहाँ क्या है, हम साइंस लेते हैं तो इंग्लिश में करना है, आप फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, रिसर्च के लिए जा रहे हैं, आपको इंग्लिश में करना है। तो इंग्लिश कई लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते। इंग्लिश बहुत बहुत भारी लैंग्वेज नहीं है, मगर उसको अपने आप में आत्मसात करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो शिक्षा का माध्यम क्या है, ये भी साक्षरता दर को प्रभावित करता है और साक्षरता दर को अप एंड डाउन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट भी क्या ले सकता हूं मैं इसका, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में क्या कर दिया, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 के अंदर हमने क्या कर दिया, राइट टू एजुकेशन, कि हमने शिक्षा का अधिकार दे दिया। 14 वर्ष तक फ्री में शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। अब अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ये स्वाभाविक है कि साक्षरता दर बढ़ जाएगी। जहां पर 14 वर्ष तक आपको प्राथमिक शिक्षा फ्री में और अनिवार्य मिल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी में ये तो है कि हम उसको फंडामेंटल राइट्स दे दें और कानून बना दें। इसके अलावा क्या कहते हैं, जैसे जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उनको अच्छी शिक्षा देना, ठीक है, मिड डे मील चलाना, ये भी क्या है, साक्षरता दर की। हमारे शहरों में तो अच्छी व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे भाग जाते हैं। ड्रॉप आउट्स को कम करना, क्यों भाग रहे हैं, कि भाई खाना खाने जाते हैं घर, तो सरकार ने क्या किया, घर स्कूल में ही खाना दे देंगे। और कुछ निम्न तबके के बच्चे हैं जिनको खाना पोषक तत्व ही नहीं मिल रहे हैं, उनका दिमाग क्या विकसित होगा, वो क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो मिड डे मील की योजना हम लोग लाए, ठीक है, ब्लैक बोर्ड योजना है, सर्व शिक्षा अभियान है, बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर सरकार ने लेवल पे चलाती है। और ना केवल सरकार बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जो अफ्रीका जैसे देश में यूनेस्को है, वो क्या कहते हैं, अफ्रीका के देशों में जाती है और वहां पे प्रोग्राम चलाती है और वहां की साक्षरता दर को बढ़ती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप जहां पर लिटरेसी रेट सबसे कम है, उसके बाद एशिया है, उसके बाद लैटिन अमेरिका है, फिर यूरोप और अमेरिका, ये सब साक्षरता में बहुत ज्यादा आगे हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ये एक मेजर हेडिंग हमारा खत्म होता है साक्षरता को लेकर। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना, ये हमारा आज का जो है लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर का भी लास्ट है और इस लेक्चर का भी लास्ट टॉपिक है। वही बात, क्यों पढ़े हम इसे, ठीक है, एक कारण बताऊंगा और पर्याप्त है। ये हमको अर्थव्यवस्था की
नेचर को, इसके ग्रोथ को, इसके स्ट्रक्चर को, इसके कंपोजिशन को बताता है। क्या बताता है? ये बताता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताएगा हमें इकोनॉमी का, नेचर क्या है, ग्रोथ क्या होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसकी कंपोजिशन कैसे होगी। समझिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़े, पहले बताया मैंने क्यों पढ़े, क्योंकि ये बताएगा, नेचर बताएगा, ग्रोथ बताएगा, स्ट्रक्चर बताएगा और कंपोजिशन। दूसरा क्वेश्चन यहीं से निकलता है, ये क्या है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, है क्या, व्यवसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिए व्यवसायिक संरचना का अर्थ है, ध्यान से, कि कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या क्या है, 15 से 59, 15 से 15 ईयर टू 59, वर्किंग पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन, फंक्शनल पॉपुलेशन भी कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या का अर्थ समझिए इसका क्या है, कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत, कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत अर्थव्यवस्था की किस प्रकार की क्रियाओं में लगा हुआ है। समझिए यही है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। फिर से बोल रहा हूं कि वर्किंग पॉपुलेशन का, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाकलाप, सेकेंडरी क्रियाकलाप, टर्सरी क्रियाकलाप, क्वार्टनरी क्रियाकलाप, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र का मतलब प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में या क्वार्टनरी में संलग्न है, इंगेज्ड है, इंगेज्ड है। यही क्या है, यही है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्यवसायिक संरचना का अर्थ है कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में इंगेज है, संलग्न है। किस क्षेत्र का अर्थ है, ब्रैकेट में मैंने बताया, प्राथमिक क्रियाकलाप में, द्वितीय क्रियाकलाप में, तृतीय क्रियाकलाप में, चतुर्थ क्रियाकलाप में, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो आपको अर्थ समझ में आ गया है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्यों पढ़े, क्योंकि किसी भी देश की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उस देश की अर्थव्यवस्था का नेचर बताएगी, ग्रोथ बताएगी, स्ट्रक्चर बताएगी और कंपोजिशन बताएगी। नेचर मतलब प्रकृति, ग्रोथ मतलब वृद्धि, स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना, कंपोजिशन मतलब उसका संगठन बताएगी। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, यहां पर हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है। यहां पर हम फिर से दो भागों में बांट देंगे इसको, डेवलप्ड और डेवलपिंग। आप देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन का अधिक प्रतिशत, मतलब ज्यादा प्रतिशत, जो ज्यादा प्रतिशत है वो सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी, तृतीयक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ क्रियाकलाप में ज्यादा होंगे। जबकि जो विकासशील देश हैं उनमें वर्किंग पॉपुलेशन का एक ज्यादा भाग, बहुत बड़ा भाग कहां लगा होगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में, एग्रो बेस्ड, जिसे हम कहते हैं ना एग्रो बेस्ड है। तो क्यों है, प्राथमिक क्रियाकलाप में लोग ज्यादा लगे हुए होंगे। देखिए भारत का उदाहरण ले लीजिए, 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से
किस पर है? प्राथमिक क्रियाकलापों में से प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज है, तभी तो हम डेवलपिंग है। जैसे जैसे ये प्रतिशत कम होगा और सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी सर्विस सेक्टर्स में हम अगर ज्यादा लगने लगेंगे तो हम क्या होंगे? डेवलप की तरफ आएंगे। और डेवलप कंट्रीज में क्या है? उनका ज्यादा प्रतिशत कहां लगा हुआ है? वर्किंग पॉपुलेशन का इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, उद्योगों में लगा हुआ है, सेवा क्षेत्रों में लगा हुआ है, शोध में लगा हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं में लगा हुआ है, इंजीनियर, मेडिकल, डॉक्टर्स हैं। लेकिन हमारे यहां ज्यादा प्रतिशत क्या है कार्यशील जनसंख्या का? कृषक वर्ग है। 65% क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम एग्रीकल्चर पर है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बता रहा है ना उसका नेचर क्या है, कितनी ग्रोथ होगी। ऑब्वियसली जिस देश की जनसंख्या का वर्किंग पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा लगा होगा उसकी ग्रोथ हमेशा कम होगी, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर एग्रो बेस्ड होगा। कंपोजिशन क्या है उसमें? क्या प्रोडक्शन क्या होंगे? ऑब्वियसली प्रोडक्शन एग्रो बेस्ड होंगे। वो अनाज उगाएगा, दाल उगाएगा, मांस उगाएगा, पशुपालन करेगा, मांस को क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। तो उसके जो प्रोडक्शन भी होंगे वो क्या होंगे? प्रोडक्शन भी एग्रो बेस्ड और प्राइमरी सेक्टर वाले प्रोडक्शन होंगे। जबकि डेवलप कंट्रीज में क्या होगा? मशीनों, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये सारे के सारे उसके प्रोडक्शन होंगे। तो भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताता है क्या कि कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में लगा हुआ है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जिस क्षेत्र में या जिस देश में प्राइमरी एक्टिविटीज में अधिक जनसंख्या लगी होगी वो डेवलपिंग कहलाएगा, ठीक है। जहां पर सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली एक्टिविटीज जिस देश में कार्यशील जनसंख्या लगी होगी वो डेवलप कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका महत्व है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और अगली बार जब हम मिलेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलपिंग क्या है और डेवलप्ड क्या है। जहां पर वर्किंग पॉपुलेशन का ज्यादा परसेंट एग्रीकल्चर में, प्राइमरी एक्टिविटीज में लगा होगा तो ये स्वाभाविक है कि वो डेवलपिंग कहलाएगा, ठीक है। अगर उसे डेवलप्ड होना है तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज से निकलकर सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली एक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या इस चैप्टर से जुड़ी हुई है तो आप जरूर जो व्हाट्सएप करें, आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।